हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं थर्ड सेम का डेमो वीडियो दूंगा पहले, फिर उसके बाद आपको पेमेंट के लिए बोलूंगा। तो ये आपका पहला डेमो वीडियो है गाइस। पहले थोड़ा सा आप समझ लो, टोटली 3 डेमो वीडियो जाएगा, ठीक है। ये पहला, इसके बाद 2 और आएगा जो आज के ही दिन आएगा, ठीक है। तो आपको 3 डेमो वीडियो देख लेना है, आपको समझ लेना है। आपको अगर अच्छा लगता है तो उसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस के थ्रू आपको पेमेंट करना है और ग्रुप में ज्वाइन होना है। ताकि अभी अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हो तो आपको करीब 25 तारीख तक पूरा अच्छे से समझा दिया जाएगा। एक ऐसे क्लास होगा, क्या होगा, नोट्स वगैरह सारा कुछ फॉर्म भी है जो आपको फिलअप करना होगा, तो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आज के ही दिन आपका पूरा डेमो वीडियो चला जाएगा। तो आप लोग आराम से क्लियर कर लेना कि आपको समझ में आया कि नहीं, फर्दर और समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। सारा कुछ सोच समझ लेना, अपने पेरेंट्स से पूछ लेना उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो देखो गाइस, ये इंटीग्रेशन है क्या बेसिकली। कोई बोलते हैं कि ये समेशन है, कोई बोलते हैं कि ये एंटी डेरिवेटिव है, कोई बोलते हैं कि प्रिमिटिव है, या फिर कोई बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है। सब मिला जुला के एक ही बात है गाइस। ये जो चैप्टर है ना, ये फॉर्मूला का भंडार है। जिसको इस चैप्टर में फॉर्मूला क्लियर हो गया वो इस चैप्टर में सब कुछ कर लेगा। या फिर बोल सकते हो आप, जिसको डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया वो इस चैप्टर में सब कुछ कर लेगा। तो जो आपका गूगल मीट पे क्लास होगा उसमें मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन कराने से पहले डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेसिक से कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद इस पे जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या। कुछ कोशिश करता हूँ, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है उनको प्रॉब्लम होगा, बट फिर भी कुछ कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए, इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखा हुआ है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। शुरू में ही आ गया डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अब अपने को डिफरेंशिएशन ही नहीं पता तो सर इंटीग्रेशन तो भूल ही जाओ, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं भी पता है तो भी आपको इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत फॉर्मूला सीखना होगा, ठीक। तो पहला बात कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। दूसरा, अगर इसका सिनोनिम्स का बात करें तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जैसे सपोज फाइंड द, कोई भी फंक्शन दे देगा और बोलेगा फाइंड एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप समझ जाना कि इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है आपसे। और अगर बोल देता है, कोई भी फंक्शन दे दे और अगर बोल देता है फाइंड इट्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव भी अगर बोलता है तो भी आप समझ जाना कि इंटीग्रेशन ही आपसे पूछ रहा है। अभी एंटी डेरिवेटिव जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो आपको याद रहेगा, ये आपको अच्छे खासे दिन तक याद रहेगा, जिंदगी भर हो सके तो याद रहे। लेकिन ये प्रिमिटिव आप कभी ना कभी भूलोगे। और अगर एग्जाम में फंसा कर दे दिया, वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया प्रिमिटिव, तो आप फंस जाओगे। इसलिए आपको अच्छे से रखना है प्रिमिटिव। देखो गाइस, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव का मतलब जो होता है कि जैसे ऐसा समझो कि जो बीच का हो, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि जो अपने जात से अलग हो, ठीक है। तो आप सोच रहे हो सर इंटीग्रेशन को बीच का से मतलब कहना क्या चाहते हो आप, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ी देर बाद क्लियर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इफ कोई भी फंक्शन दिया हुआ dy dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अगर कोई भी फंक्शन का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे fx प्लस c, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आया, fx आया, ठीक है। अब इस फर्दर फिर इस जो फंक्शन है इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते तो फिर से यही चीज आ रहा है। देखो यहाँ पे इस कैपिटल fx का हम क्या किए, यहाँ पे इंटीग्रेशन किए। तो इंटीग्रेशन में dx मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंशिएशन में dx डिवाइड होता है। तो इसको एक बार अच्छे से समझो। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं स्मॉल fx का, तो आपका क्या आता है, कैपिटल fx आता है, ठीक है। और फिर से हम जब ये कैपिटल fx का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे स्मॉल fx आ जाता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ना कि जो डिफरेंशिएशन है, सॉरी जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। ये क्यों लिखा मैंने कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। देखो कोई भी कांस्टेंट ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट ले लो और उसका डिफरेंशिएशन करो, जीरो आएगा। बट उसका इंटीग्रेशन अगर करते हो तो जिसके रिस्पेक्ट में आप करोगे वो आएगा। जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करते हो, जैसे 1 का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। लेकिन यही अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं 1 का, तो यहाँ पे क्या आएगा,
डिफरेंशिएशन 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हो वो होगा। अगर x के रिस्पेक्ट में है तो x होगा, y के रिस्पेक्ट में है तो y होगा। उसके बाद देखिए गाइस, उसके बाद यहाँ पे जो c है उस c का फंडा क्या है। ठीक है, c को समझने से पहले आप इसको देखो, इसको। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे क्या है कि किसी फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कैपिटल fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मॉल fx आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल, क्योंकि ये इंटीग्रल है। और जो आ रहा है वो क्या है, इंटीग्रेंट। जैसा होता है ना डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला, डिविडेंड डिविजर, उसी तरह से यहाँ पे भी है। ये क्या है, इंटीग्रल है, और ये वाला पार्ट क्या है, इंटीग्रेंट है। और ये जो c है, ये c क्या है आपका, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो ऐसे लगा हुआ है ना, ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो बेसिकली बताता है समेशन को। आपने फिजिक्स में देखा होगा कि यहाँ पे ऐसा गोल सा लगा होता है। तो ये जो गोल सा लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर क्लोज लूप। किसके लिए है, क्लोज लूप के लिए। ठीक है, जब हम क्लोज लूप की बात करते हैं तो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है कि हाँ भाई ये फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, x² + 2 या फिर कुछ भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी, कोई भी फंक्शन हो सकता है, इनवर्स कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे उस फंक्शन का इंटीग्रेशन वाला पार्ट होगा, और ये जो c है ना, ये c एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि यार c कहाँ पे है, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो कहाँ आपको फंसाते हैं, यहाँ पे नहीं फंसाएंगे, यहाँ पे नहीं फंसाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली देगा कोई फंक्शन, अब बोलेगा उसको इंटीग्रेट करो, आप नहीं फंसोगे। आपको फंसाया जाएगा कहाँ पे, सी पे। ठीक है, सी पे फंसाया जाएगा। तो सी पे कैसे फंसाया जाता है समझो थोड़ा सा। देखो गाइस, सी जो है वो क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, सी एक एनी कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ना वो इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट का मतलब कि जैसे मान लो सी का वैल्यू हमेशा 1 तो नहीं होगा, हर इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू चेंज होगा। आप सबको पता है, कभी 1 आ रहा होगा तो कभी 2 आ रहा होगा, कभी 5 आ रहा होगा। तो कोई बच्चा मेरे पास आया और बोला कि सर c का वैल्यू तो बार बार चेंज हो रहा है, अगर c का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है तो आप इसे कैसे कह सकते हो कि ये कांस्टेंट है। तो मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, अगर c का वैल्यू हर इंटीग्रेशन में बार बार चेंज हो रहा है तो ये कांस्टेंट तो नहीं होगा। तो इसको लिखना चाहिए था वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि c कैन बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा गया, समझो थोड़ा ध्यान से। देखो कोई भी इंटीग्रेशन में जब किसी भी फंक्शन की हम बात करें तो वहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो एक फिक्स कांस्टेंट आएगा, 1 या 2, है ना, कोई फिक्स 1 2 3 4 कुछ भी एक फिक्स आएगा। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स का या फिर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है और उसमें आपने देखा है कि x का वैल्यू कभी कभी कोई कोई इक्वेशन में दो बार आता था, 2 आता था। जैसे कि किसी इक्वेशन में x का वैल्यू कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, मतलब 2 वैल्यू आते थे, x का y का 2 वैल्यू आता था। क्वाड्रेटिक में आपने सॉल्व किया क्लास 10th में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग x को पूरी वेरिएबल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो x है वो क्या होता है, चेंज होता है बार बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये c है ना, वो एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट देगा। जैसे किसी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में 1 दे रहा है तो उसमें 1 ही देगा। अगर कोई फंक्शन है x² + 2, इसमें अगर 2 दे रहा है तो उसमें 2 ही देगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन ये परफेक्टली कांस्टेंट नहीं होता है। एक कौन सा कांस्टेंट होता है, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्ररी का मतलब होता है बीच का या माना हुआ, जो कांस्टेंट तो है लेकिन फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, बीच का मैंने बताया ना, बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इसका नेम प्रिमिटिव इसीलिए पड़ा था क्योंकि ये किसके बीच का है, कांस्टेंट और वेरिएबल का। क्योंकि इसमें जो c आएगा वो क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। c फिक्स नहीं होता है, वो कांस्टेंट तो होता है लेकिन कौन सा कांस्टेंट है ये आपको पता नहीं है। इसीलिए इसका नाम हम लोग, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, सो वी कॉल दिस इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसी कारण से इस टाइप के इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जो c है ना वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो किसके बीच का है, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ये पूरा फंक्शन समझ में आया। अब अगर बात करें तो इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या है, बेसिकली समेशन है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और जो आपको हमेशा फंसाएगा, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या ग्राफ देते हैं, जैसे मान लो x² + 2 x² + 1, क्या ये ग्राफ देता है।
तो हाँ ग्राफ तो देता है, लेकिन कैसा ग्राफ देता है? फैमिली ऑफ कर्व देता है। फैमिली ऑफ कर्व सर कैसे? वो भी इस कांस्टेंट में ही डिपेंड करता है। देखो कैसे, ऐसे मान लो कि कोई एक ऐसे प्लस का साइन है, ठीक है, सॉरी, ऐसे मान लो कि यहाँ पे हम x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और इसमें हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो जैसे कि x² by 2 को क्या होता है? सेमी हाइपरबोला बनता है। तो सेमी हाइपरबोला यहाँ पे आपका ऐसे बन रहा है, ठीक है। जब ये बन रहा है तो इक्वेशन तो क्या है आपका? y = x² by 2 प्लस, यहाँ पे अगर 0 पे बन रहा है तो क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे +3 पे बन रहा है तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? ऐसे बन गया और ये +3 पे हो गया। अगर -4 पे बन रहा है तो कैसे बन गया? x² by 2 -4। तो इसीलिए ये एक इक्वेशन तो है, इसका x² by 2 + 0 का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे कांस्टेंट का वैल्यू आप चेंज करोगे तो क्या होगा? ये पार्ट पूरा ऐसे ऐसे चेंज होते जाएगा। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा क्या देता है? फैमिली ऑफ कर्व देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज जो इंटीग्रेशन में आपको हमेशा पकड़ के रखना है, क्या? ध्यान से समझिए, वेरिएबल और कांस्टेंट का। ये अभी बहुत कोई को लग रहा होगा कि सर ये लग रहा है फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन हाँ इसको आप आराम से समझो। यहाँ अगर अच्छे से समझ गए तो आपको इंटीग्रेशन अच्छा खासा समझ में आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये स्टार्टिंग है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है पूरा डिटेल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे समझो गाइस, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है इंटीग्रेशन में। देखो जैसे मान लो ये आपको एक मैं फार्मूला यहाँ पे पहले दे दिया, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, आपको नहीं पता होगा लेकिन अभी आप याद कर लो कि एक फार्मूला होता है क्या, कि इंटीग्रेशन करते हैं a⁴x × dx का, तो आता क्या है a⁴x ln a का मतलब log बेस e a। जब भी log आपका लिखा हो रहेगा, ठीक है, और उसके बेस में e रहेगा तो उसको हम लोग ln लिखते हैं, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए कि log के नीचे e लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ln बोलते हैं। तो यहाँ पे ln a लिखा हुआ है, फार्मूला क्या होगा? a⁴x dx का a⁴x by log बेस e a + 1, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस देखो ध्यान से, क्या है गाइस यहाँ पे कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देते a⁴x dA, ठीक है, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं ना, हाँ, आप क्या करोगे एग्जाम में? दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, आप क्या करोगे? सेम यही फार्मूला लिख दोगे, है कि नहीं? क्योंकि सर आप तो देखोगे अरे यार ये तो फार्मूला में a⁴x × d डायरेक्ट फार्मूला होता है, करोगे ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। कारण क्या है? देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हुआ था वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ था? x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? a के रिस्पेक्ट में। मैंने पहले ही समझाया ना, जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो a है वो क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, और जो x है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज, ये एक फार्मूला होता है, आपको नहीं पता होगा, याद रख लेना, या फिर जो फिजिक्स पढ़ा होगा उसको पता होगा। ये वाला फार्मूला होता है x⁴n × dx। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n × dx का फार्मूला होता है x⁴n + 1 by n + 1, एक फार्मूला होता है। तो अब देखो ये जो फॉर्म है ना गाइस, यही फॉर्म है, ध्यान से समझो। यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, तो ये फार्मूला है ना कि a⁴, इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो a⁴x + 1 by x + 1 + c, इसका फार्मूला ये होता है, क्योंकि ये सिंपल सा इस फॉर्म में है, ठीक है। तो समझ में आया कि एक छोटा सा कांस्टेंट और वेरिएबल की वजह से आपका इंटीग्रेशन पूरा का पूरा गोल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन बेसिकली है फार्मूला पे, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको इंटीग्रेशन ऑब्वियस सा बात है आएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि इंटीग्रेशन में एक छोटा छोटा चीज आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। एक छोटा सा रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ एज अ रिवीजन। सबसे पहले कि इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में क्या होता है? इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं और प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, उसका रिवर्स कर दो, तो फिर से वो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन हो जाता है, देख लो। और उसके बाद डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का करते हैं तो जीरो आता है, लेकिन अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आएगा। उसके बाद c जो है वो क्या है? कोई भी कांस्टेंट होता है। अब कोई भी कांस्टेंट होता है तो ये हर क्वेश्चन में चेंज क्यों करता है?
चेंज इसलिए करता है क्योंकि एक ऐसा कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट है, ठीक है। आर्बिटरी कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का, और कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का इसी कारण से इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू डेफिनेट नहीं रहता है, इसीलिए हम इसको कौन सा इंटीग्रेशन बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रल होता है, और जो आंसर आ जाता है वो क्या है, इंटीग्रेंट होते हैं। और ये जो सी है वो कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जब गोल सा लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप। दूसरी बात की इंटीग्रेशन, कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या करता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है, ग्राफ तो देता है लेकिन कैसा, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। यहाँ पे है। तो होप गाइस कि पहला इंट्रोडक्शन वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट के लिए आप वेट कीजिए जिसमें हम लोग लिस्ट ऑफ फार्मूला पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।